नमस्कार। एमए फाइनल सोशियोलॉजी पेपर 1 यूनिट 2 के अंतर्गत हम संरचनात्मक प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य का अध्ययन कर रहे हैं और यदि आपने मेरे पिछले 2 वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता ही होगा कि हम इस समय मर्टन का जो योगदान है इस परिप्रेक्ष्य को उसकी विस्तार से चर्चा कर रहे हैं और आज इसी चर्चा का हम तीसरा भाग देखेंगे। मैं अनुपमा साहा, एसोसिएट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज सिरोही। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया था, मर्टन का जो सबसे बड़ा योगदान प्रकारवादी विश्लेषण को है वह यह है कि उन्होंने इस परिप्रेक्ष्य को अधिक स्पष्ट किया, अधिक समृद्ध किया, अधिक व्यावहारिक बनाया और इसे और अधिक तार्किक रूप से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इसी क्रम में उन्होंने प्रकार की जो अवधारणा है उसको पुनर्परिभाषित किया है और पुनर्परिभाषित करने के लिए उन्होंने सबसे पहले प्रकार के जो अलग अलग प्रचलित अर्थ हैं उनकी विवेचना की और उसके बाद हमें यह समझाने का प्रयास किया कि कैसे प्रकार की अवधारणा प्रकारवादी विश्लेषण में एक बिल्कुल ही अलग अर्थ में प्रयोग में लाई जाती है। Merton redefined the concept of function. In order to do so, he first discussed the different connotations of the term function. First, in general references, the term function refers to some festive occasion or ceremony. तो उन्होंने सबसे पहले तो फंक्शन का वह सामान्य अर्थ बताया जो सामान्य संदर्भों में, सामान्य बोलचाल में प्रयोग में लाया जाता है, जहां हम फंक्शन को किसी भी सामाजिक सांस्कृतिक समारोह या उत्सव के रूप में हम उसका प्रयोग करते हैं। Second, the term is also used to refer to some occupations such as gardening, cleaning and so on. फंक्शन का एक दूसरा अर्थ किसी भी कार्य के संदर्भ में उसका हम प्रयोग कर लेते हैं, जैसे क्लीनिंग, साफ सफाई, गार्डनिंग, बागबानी, इन कार्यों के संदर्भ में भी हम फंक्शन शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। Third, function is used to refer to the activities assigned to the incumbent of a social status. For example, the function of a teacher is to teach or that of a doctor is to treat patients. तो फंक्शन का जो तीसरा अर्थ है वह यह है कि एक सामाजिक परिस्थिति के साथ जो भूमिका अपेक्षाएं जुड़ी हुई होती हैं उनके संदर्भ में भी हम फंक्शन शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे टीचर एक सामाजिक परिस्थिति है और उस सामाजिक परिस्थिति के साथ जो भूमिका अपेक्षा जुड़ी है वह है अध्यापन, अर्थात टीचर से समाज अपेक्षा करता है कि वह अध्यापन करेगा, बच्चों को पढ़ाएगा। तो टीचर का जो फंक्शन है वह क्या है? अध्यापन। शिक्षक का जो फंक्शन है वह है अध्यापन। उसी तरह डॉक्टर का फंक्शन क्या है? मरीजों का उपचार करना। तो इस अर्थ में भी फंक्शन शब्द का प्रयोग होता है। Fourth, function is used in a mathematical sense, which means how a variable depends upon another variable. तो मर्टन कहते हैं कि फंक्शन का एक मैथमेटिकल अर्थ भी होता है, गणितीय अर्थ भी होता है, जहाँ वह यह बतलाता है कि कैसे एक चर दूसरे चर पर निर्भर करता है, कैसे एक चर के बदलने के साथ दूसरा बदलता है। तो अगर हम यह कहते हैं मैथमेटिक्स में कि a इज़ अ फंक्शन ऑफ b, तो इसका मतलब ये हुआ कि b के बदलने के साथ a में भी बदलाव होंगे, परिवर्तन होंगे। However, it is the fifth connotation which is central to the functional analysis. तो मर्टन कहते हैं कि इन सब अर्थों के इतर एक पांचवा अर्थ है जो प्रकार्यात्मक विश्लेषण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। It is based on the organismic analogy where function is used to refer to those vital processes which contribute to the maintenance of the organism. तो वो कहते हैं कि ये जो पांचवा अर्थ है ये जीव सादृश्य पर आधारित है, जहाँ पर प्रकार्य या फंक्शन का अर्थ उन आवश्यक या महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं से होता है जो जीव के अस्तित्व के बने रहने में अपना योगदान देती हैं। तो इस तरह से जो फंक्शनल एनालिसिस है उसमें प्रकार्य का तात्पर्य या प्रकार्य से अर्थ उन महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं से है जो किसी भी व्यवस्था के या किसी भी सिस्टम के
बने रहने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। So talking of the social system, Merton says society is not chaotic but has an order and structure. In order to understand this structure, the sociologist has to see how each part contributes to the maintenance of order and structure. It is this contribution of each part that is called function. सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में मर्टन कहते हैं कि समाज केओटिक नहीं है, समाज में अव्यवस्था नहीं है, समाज में ऑर्डर होता है, स्ट्रक्चर होता है, समाज में व्यवस्था होती है, समाज की एक संरचना होती है। तो समाजशास्त्री को यदि समाज की व्यवस्था को समझना है, समाज की संरचना, बनावट, ढांचे को समझना है, तो उसे यह समझना होगा कि सामाजिक व्यवस्था के जो अलग अलग भाग हैं वो क्या योगदान दे रहे हैं सामाजिक व्यवस्था के बने रहने में। सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में हर पार्ट का जो योगदान है, हर खंड का, हर हिस्से का जो योगदान है, वही उसका प्रकार्य कहलाता है, वही उसका फंक्शन कहलाता है। अब यह बताने के बाद मर्टन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रेज करते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाते हैं। वे कहते हैं कि प्रकार्य, किसी भी यूनिट का प्रकार्य क्या है, यह कैसे निश्चित होगा। तो वो सवाल करते हैं ऑब्जेक्टिव कॉन्सिक्वेंस वर्सेस सब्जेक्टिव डिस्पोजिशंस, यानी किसी भी यूनिट का जो कंट्रीब्यूशन है सोशल सिस्टम में, उसको तय करने का तरीका क्या होगा, कौन उसको तय करेगा, साइंटिस्ट तय करेगा कि इंडिविजुअल व्यक्ति तय करेगा। अकॉर्डिंग टू मर्टन, सोशल फंक्शन रेफर्स टू ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सिक्वेंसेस, नॉट सब्जेक्टिव डिस्पोजिशंस। तो वो ये कहते हैं कि व्यक्ति क्या सोचता है वह महत्वपूर्ण नहीं है, या व्यक्तिगत विचार क्या है वह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वास्तविक अनुभव किए जा सकने वाले जो परिणाम हैं वह महत्वपूर्ण है। और इसलिए वे कहते हैं कि इन ऑर्डर टू सी द फंक्शन of a social institution or a cultural practice, it is not sufficient for the social scientist to remain contented with the subjective dispositions. Instead, he should see how the institution contributes towards the cohesiveness of the society. तो वो ये कह रहे हैं कि जब हम किसी भी सामाजिक संस्था का या किसी भी सांस्कृतिक व्यवहार का प्रकार जांचने की कोशिश करें, तो ये पर्याप्त नहीं है कि इंडिविजुअल क्या कह रहे हैं, व्यक्ति क्या कह रहे हैं, या व्यक्तियों के क्या विचार हैं, उन्हीं के आधार पर हम किसी यूनिट के प्रकार को तय कर दें। वे यह कहते हैं कि किसी भी यूनिट के प्रकार को निश्चित करने के लिए हमें यह देखना होगा कि समाज की एकता, समाज की व्यवस्था, समाज के संगठन को बनाए रखने की दृष्टि से उस यूनिट का क्या योगदान है, वही उसका प्रकार कहलाएगा। जैसा मैंने आपको पहले बताया, मर्टन ने प्रकार की अवधारणा को बहुत समृद्ध किया और उन्होंने प्रकार के साथ साथ अपकार्य या डिसफंक्शन की अवधारणा भी सामने रखी और यह कहा कि एक सोशियोलॉजिस्ट के लिए, एक समाजशास्त्री के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि वह प्रकार का निर्धारण करने के साथ साथ अपकार्य की पहचान भी करे। Merton defined function as those observable consequences which make for the adaptation or adjustment of a given system. तो मर्टन कहते हैं कि किसी भी यूनिट का प्रकार तो वह है जो कि वह किसी भी व्यवस्था में अनुकूलन करने में या सामंजस्य स्थापित करने में जो योगदान देता है। और डिसफंक्शन क्या है? डिसफंक्शन was defined as those observable consequences that lessen the adaptation or adjustment of the system. वो कहते हैं लेकिन समाज में कई इकाइयाँ, कई यूनिट्स, कई पार्ट्स ऐसे भी होते हैं जो समाज की व्यवस्था को विपरीत ढंग से प्रभावित करते हैं, समाज के एडजस्टमेंट को
उसके एडेप्टेशन को, उसके अनुकूलन पर विपरीत प्रभाव डालते हैं, उन्हें ही वो डिसफंक्शन कहते हैं। और वे उसे किस प्रकार डिफाइन करते हैं? वे कहते हैं अपकार्य वे अवलोकित परिणाम हैं जो किसी भी व्यवस्था के अनुकूलन या उसके सामंजस्य में, उसके समायोजन में को कम करते हैं या उस पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। और अंत में उन्होंने प्रकार्यवादी विचारधारा को एक और महत्वपूर्ण योगदान दिया है अपनी प्रकट और अप्रकट प्रकार की अवधारणाओं के साथ। लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शंस की अवधारणाएं ये क्या हैं? मैनिफेस्ट फंक्शंस आर दोज ऑब्जर्वेबल कॉन्सिक्वेंसेस दैट आर इंटेंडेड एंड रिकग्नाइज्ड। वो कहते हैं प्रकार्य दो तरह के होते हैं। एक तो होता है मैनिफेस्ट फंक्शन, प्रकट प्रकार्य। ये वो प्रकार्य होता है, ये वो अवलोकित परिणाम होते हैं जो कि इच्छित होते हैं और जो मान्य होते हैं या मान्यता प्राप्त होते हैं। जैसे वो कहते हैं कि अगर हम शिक्षण संस्थाओं को ले लें तो उनका जो इच्छित और मान्यता प्राप्त जो उनका प्रकार्य है वह क्या है? कि वह प्रकार्य है शिक्षा प्रदान करना। तो हम यह कहते हैं कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो विश्वविद्यालय हैं, उनका उद्देश्य क्या है, उनका प्रकार्य क्या है? उच्च शिक्षा प्रदान करना, हायर एजुकेशन, एडवांस्ड शिक्षा प्रदान करना, ये उनका प्रकट प्रकार्य है। लेटेंट फंक्शंस क्या होते हैं? अप्रकट प्रकार्य क्या होते हैं? दे आर दोज ऑब्जर्वेबल कॉन्सिक्वेंसेज दैट आर नीदर इंटेंडेड नॉर रिकग्नाइज्ड। अर्थात अप्रकट प्रकार्य वे प्रकार्य होते हैं जो न तो इच्छित होते हैं और न ही मान्यता प्राप्त होते हैं, लेकिन वे महत्वपूर्ण होते हैं सामाजिक व्यवस्था के लिए, उनके इम्प्लीकेशंस होते हैं, सामाजिक व्यवस्था को वे भी प्रभावित करते हैं। और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि सोशियोलॉजिस्ट मैनिफेस्ट के साथ, प्रकट के साथ साथ अप्रकट प्रकारों को भी आइडेंटिफाई करें। जैसे मैंने अभी आपको विश्वविद्यालयों का एग्जाम्पल दिया कि विश्वविद्यालयों का जो प्रकट प्रकार्य है वो तो ये है कि वे उच्च शिक्षा प्रदान करें, लेकिन इसका उनका एक अप्रकट प्रकार्य यह है कि जब विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, उनके अंदर विवेक पैदा होता है, तो उनके अंदर पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस भी पैदा हो जाती है, राजनीतिक चेतना भी पैदा होती है, और उसको लेकर के फिर वो व्यवस्था के विरुद्ध विचार रखने लगते हैं, लिखने लगते हैं, आंदोलन करने लगते हैं। तो यह विश्वविद्यालय इसलिए नहीं बनाए गए थे कि विद्यार्थी व्यवस्था के विरुद्ध आंदोलन करें या राजनीतिक रूप से सक्रिय हो जाएं, लेकिन यह उच्च शिक्षा का एक अनइंटेंडेड, जो कि इच्छित नहीं है, ऐसा परिणाम है। तो और जब विद्यार्थी इस तरह से आंदोलित होते हैं, विद्यार्थी अपनी के अंदर राजनीतिक चेतना जब आती है, तो वो सामाजिक व्यवस्था पर भी अपना असर डालती है, उसका एक इम्पैक्ट सामाजिक व्यवस्था पर पड़ता है। तो वो महत्वपूर्ण प्रकार्य है। तो इस दृष्टि से मर्टन कहते हैं कि हर इंस्टीट्यूशन का, हर प्रैक्टिस का एक मैनिफेस्ट फंक्शन भी हो सकता है, एक प्रकट प्रकार्य भी हो सकता है और एक अप्रकट प्रकार्य भी होता है, जो जब वो इंस्टीट्यूशन बनाया गया तब नहीं सोचा गया था, लेकिन वो उसका अप्रकट परिणाम हो सकता है। तो हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कौन सा प्रकट है और कौन सा अप्रकट प्रकार्य है। तो इस तरह से प्रकार्यवादी विश्लेषण को मर्टन ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है, और जो नई अवधारणाएं उन्होंने उसके साथ जोड़ी हैं, उसने प्रकार्यवादी जो पर्सपेक्टिव है उसको अधिक स्पष्ट, अधिक एक तरह से उन्होंने उसे कोडिफाई किया है और हमें समाज को समझने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण अवधारणाएं प्रदान की हैं। तो मर्टन का जो योगदान है उसके संदर्भ में आपसे इतनी ही चर्चा करनी थी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छा लगा होगा, उपयोगी लगा होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।